Hi everyone, this is Priyadarshini and welcome to Dorabai family. We are going to discuss collision theory for bimolecular gases reaction. प्रीवियसली हम लोग यूनिमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, लिंडमैन थ्योरी। अभी ना हम लोग बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कोलिजन थ्योरी हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये सब पता है, बस अभी हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं। ओके, तो कैसे होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली हमेशा मूव करते रहते हैं, एक रैंडम मोशन में रहते हैं और उन लोग आपस में हमेशा कोलाइड करते रहते हैं। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता नहीं है, ये तो आपको पता है। कब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है? जब उनके पास एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, तब भी उन लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और उस कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो कोलिजन हमारे पास दो टाइप के अभी है। कोलिजन जो है वो दो टाइप का है, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और दूसरा जो होता है इनइफेक्टिव कोलिजन, है ना, इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन कौन सा है? जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी रहता है और उन लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। इनइफेक्टिव कोलिजन जो है उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता नहीं है और उन लोग कोलाइड करेंगे तब भी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव और नॉन इनइफेक्टिव आपको पता हो गया। अभी और एक चीज़ आता है, जो जितने मॉलिक्यूल्स, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, वो सारे मॉलिक्यूल्स के पास आता कहाँ से है? देखिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं उन लोग ना आपस में हमेशा टकराते रहते हैं और एक रैंडम मोशन में रहते हैं और उसी कोलिजन से ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। और उससे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी रहता है, ठीक है। तो उस ज़्यादा एनर्जेटिक वाले मॉलिक्यूल्स के पास ऐसे कभी होता है कि कभी कभी उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा भी एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? वो ना इफेक्टिव कोलिजन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के पास ETH एनर्जी होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन ETH अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होता है, इससे फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ना और एक चीज़ देखना है, अभी हमें ना जो रेट कांस्टेंट होता है के का वैल्यू अभी हमें डिटरमाइन करना है, के का जो फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के तो पहले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन से, और नंबर ऑफ कोलिजन को अगर हम पर सेकंड में अगर कैलकुलेट करेंगे वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि है जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? जेड। सो जेड इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सीसी पर सेकेंड। ओके, ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हम लोग ये कह सकते हैं ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? n√2 पाई सी बार सिग्मा स्क्वायर। ओके, n√2 पाई सी बार सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो n क्या है, √2 n पाई तो कंस्टेंट है, आपको पता है। सी बार क्या है, सिग्मा क्या है, मैं इसका वैल्यू लिख लेती हूँ। वेयर n का वैल्यू क्या होता है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी ऑफ गैस। ओके, सी बार जो है ये हमारा है एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ओके। और सिग्मा जो है वो है डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर। ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है पता है? 8RT/m ऑफ स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू ये होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो क्या होगा इसको, और हाँ आर क्या है, आर जो यहाँ पे है ये क्या है? ये यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट है, उसका वैल्यू तो आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी सारी चीज़ को, ठीक है ना। और ना ये जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, किस में है? इन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको आर का वैल्यू अर्ग में लेना है, किसमें? अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, तो इसमें बस हमें 10⁻7 अर्ग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जेड का वैल्यू अगर मैं लिखूँगी
8RT/m का स्क्वायर रूट आ गया अभी, ठीक है, n√2 सिग्मा स्क्वायर। इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ, ठीक है, क्या होगा 8 × 8.314 × 10⁻7 अर्ग है, हाँ ये क्या है अर्ग है, का स्क्वायर रूट, अभी √2 तो है ही, और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। अभी बच्चा क्या n सिग्मा स्क्वायर, t/m भी तो बचा है, t/m का स्क्वायर रूट। ओके, तो इतने जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो इन्हें बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, इन्हें बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सपोज जेड तो पता है आपको, जेड क्या है हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको पता है। अगर मैं लेती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, क्या होगा ईच रिएक्टेंट, सपोज मैं लेती हूँ 1 मोल पर लीटर, ओके 1 मोल पर लीटर लेती हूँ, और यहाँ पे F क्या है, F जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर cc पर सेकेंड। अच्छा, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन कोलाइड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं F। तो क्या हो जाएगा, ये तो K इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो K विल बी व्हाट, K विल बी Z × F, Z के ऊपर भी डिपेंड किया और F के ऊपर भी डिपेंड किया। अभी ना हमें F का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है। तो F क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग। ये हमें कहाँ से मिलता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो क्या हो जाएगा, F का वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिकुलर वेलोसिटीज, ठीक है, आप पूरा लिखना, F इक्वल टू डेल्टा n/n इक्वल टू e⁻−EA/RT। और जो ये F को हम लोग ये भी बोल सकते हैं बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो F का वैल्यू इतना आया, और ये डेल्टा n और n क्या है, मैं थोड़ा लिख लेती हूँ, डेल्टा n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing energy is greater than equal to ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और E है तो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। So I can write now my K will be Z into e⁻−EA/RT, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। लेकिन और एक चीज़ आता है, आपको पता है वो क्या है, वो क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर। ऐसे अगर कोई मैं सिंपल मॉलिक्यूल ले लूँ तो उन दोनों आपस में रिएक्ट करके आराम से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे A मॉलिक्यूल है, यहाँ पे B मॉलिक्यूल है, दोनों आएंगे, टकराएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे H2 एंड I2 का एग्जांपल लेती हूँ। ये क्या है, ये H2 है और I2 ये है, इन दोनों ऐसे आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में है नहीं। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये H2 है, I2 को ऐसे खड़ा होकर रहना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये H है और ये इन लोग पास पास आएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा फिगर अच्छे से बना लेना, तो ये क्या हो जाएगा, अभी HI फॉर्मेशन होगा। ये है हमारा HI, ये भी एक तो HI है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो इसीलिए वो जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसमें ना और एक तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है हमारे अच्छा मैं यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्या होगा, ये इक्वल टू P इंटू जेड इंटू e⁻−EA/RT। ओके, ये वाला अभी इक्वेशन आ गया।
ये वाला हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। ओके, इक्वेशन ए। तो P क्या है? P हमारा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और आपको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या फिर स्टेरिक फैक्टर है या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और P का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, कितना में कितना से कितना, 1 to 10 to the power 9 हो सकता है, 1 to 10 to the power 9। अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, और उससे ज़्यादा होता है तो ये वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन है, ये कहता है कि ऐसे कोई दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल आके टकराएंगे नहीं, उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो चीज़ रहना चाहिए, पहला तो है उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी रहना चाहिए, और दूसरा ना उन लोग एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहना चाहिए। उनको ना जो रिएक्टिंग, मतलब जो एटम्स रिएक्ट करेंगे उन लोग पास में रहना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहेंगे तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इतना था बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के लिए इतना था, और ये वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।